वेलकम टू मेडलैक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और कौन से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर हम देखें, हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसी तरह बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसको भी एनर्जी की जरूरत है। बैक्टीरिया एनर्जी दो तरह से हासिल करता है, एक रिस्पायरेशन के जरिए हासिल कर सकता है और दूसरा फर्मेंटेशन के जरिए हासिल कर सकता है। दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी केसेस में प्रेफरेबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिस्पायरेशन है। अब ये ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन नहीं है कि ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ये सेलुलर रिस्पायरेशन है जो सेल की बेस पर होती है। इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है और फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। हर बैक्टीरिया ये चाहता है कि वो रिस्पायरेशन करे, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब रिस्पायरेशन में बुनियादी तौर पर तीन प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि फर्मेंटेशन में दो कैटेगरीज आती हैं, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है और जिसमें अल्कोहल बनता है। ये दो तरीके होते हैं फर्मेंटेशन के, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है, बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। अब यहां पर रिस्पायरेशन का जो आखिरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें बैक्टीरिया के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स बनते हैं, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत खतरनाक होते हैं, इवन हमारी बॉडी के लिए भी। हमारी बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया में भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं सुपर ऑक्साइड बनता है, तो सबसे पहले कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें दो स्पेशल किस्म के एंजाइम्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेज। अच्छा, अगर बैक्टीरिया में सुपर ऑक्साइड बनता है तो एक एंजाइम होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, वो सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड भी खतरनाक है, तो इसको भी दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एंजाइम होता है कैटालेज जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब वाटर और ऑक्सीजन खतरनाक नहीं है बैक्टीरिया के लिए, तो इस वजह से कन्वर्जन हो रही होती है नॉन हार्मफुल कंपाउंड, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई। इन दो एंजाइम की बेस पर हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये दो एंजाइम मौजूद होंगे वो तो रिस्पायरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये फ्री रेडिकल बनेंगे भी तो उनको खत्म कर दिया जाएगा और ये सरवाइव करेंगे। लेकिन वो बैक्टीरिया जिनमें ये दोनों एंजाइम नहीं है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेज नहीं है, तो वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस इख्तियार करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्री रेडिकल जब बनेंगे तो इसको खत्म करने वाला कोई नहीं होगा। जब कोई नहीं होगा तो ये फ्री रेडिकल्स ऐसे बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। तो लिहाजा ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये एंजाइम है वो रिस्पायरेशन को प्रेफर करते हैं और जिनमें ये एंजाइम नहीं है वो फर्मेंटेशन को प्रेफर करते हैं। यही वो मजबूरी थी जो बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन करने पर मजबूर करते हैं। अब इस बिना पर हमने बैक्टीरिया को जनरली तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स और ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। अब ऑब्लिगेट फर्ज है, जरूरी है, नेसेसरी है एरोब्स, इनके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है ये। लेकिन फैकल्टेटिव एनाएरोब्स में ऑक्सीजन हो या ना हो ये दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट मींस फर्स्ट एनाएरोब्स, इनके लिए ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए वरना ये मर जाएंगे। तो ये तीन कैटेगरीज होती है। अब ऑब्लिगेट एरोब्स में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जिससे टीबी होता है। ये एग्जांपल है ऑब्लिगेट एरोब्स की। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स की एग्जांपल है एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई, जो कि यूटीआई करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कॉज करता है। इसी तरह ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, अब इनके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ये एनाएरोबिक या फर्मेंटेशन करेंगे। इसकी क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जिससे टेटनस होता है, जब भी सड़क पे चोट लगती है, गिर जाते हैं, तो हम फौरन कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ। तो वो इसी वजह से वो
क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के अगेंस्ट लगाया जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज है। अब ऑब्लिगेट में जो है वो चूंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए और जिसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या करेगा, रिस्पायरेशन प्रोसेस करेगा। फैकल्टेटिव एनाएरोब्स को रिस्पायरेशन, जब ऑक्सीजन होगी तो वो रिस्पायरेशन करेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फर्मेंटेशन करेंगे। यानी कि दोनों में कैटेगरीज कराई, दोनों में फॉल कर सकते हैं। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स को फर्मेंटेशन ही करेंगे, ये रिस्पायरेशन नहीं करेंगे, वरना रिस्पायरेशन इनके लिए खुद के लिए खतरनाक साबित होगी। तो ये 3 कैटेगरीज बुनियादी तौर पर होती है। ठीक हो गया। अब चूंकि हम मेडिकली माइक्रोबायोलॉजी को देख रहे हैं तो हम ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनाएरोब्स को ओवरऑल एरोब्स कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? अब दोनों को ऑक्सीजन जो चाहिए, यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन दूं तो ये भी सरवाइव कर सकता है, ये भी सरवाइव कर सकता है। तो ओवरऑल मैंने इसको एरोब्स कह दिया क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है। एक्सेप्शन है जो कि इसमें है, अगर ना भी हो तो फिर भी चलता है। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन होगी तो ये मारे जाएंगे। तो इस वजह से इनको एनाएरोब्स की कैटेगरी, इनके जनरली 2 कैटेगरीज बना ली, एरोब्स और एनाएरोब्स। एरोब्स को ऑक्सीजन चाहिए, एनाएरोब्स में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ये था आज का क्लासिफिकेशंस ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।